हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पवन कुमार एंड एम ए स्केल 1 ऑफिसर। हमने कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके 7 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज का ये जो है वो हमारा पार्ट 8 रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे नाबार्ड एंड पीएसएल की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर से पूछे जाते हैं। नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे, नाबार्ड के साथ साथ आरआरबीज के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आरआरबीज नाबार्ड के अंडर ही आती है। और फिर हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि पीएसएल के बारे में। काफी इसे हार्ड टॉपिक माना जाता है पीएसएल को, लेकिन आज इतने इजी वे में करवाने वाला हूं कि इस सेशन के बाद आपको पीएसएल को रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाबार्ड के बारे में जानते हैं कि नाबार्ड है क्या और इसे क्यों बनाया गया था। सबसे पहले नाबार्ड की फुल फॉर्म जानते हैं, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नाबार्ड एक क्या है, एक स्पेशलाइज्ड बैंक है, यानी कि इसे एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। और वो स्पेशल पर्पस क्या था? वो स्पेशल पर्पस ये था कि एग्रीकल्चर और जो रूरल एरियाज है उनके डेवलपमेंट को लेकर फंड प्रोवाइड करवाना। तो ये बेसिकली नाबार्ड का काम रहता है, और इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 12 जुलाई 1982 यानी कि 12 जुलाई 1982 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में लोकेटेड है, हमने पढ़ा था। इसे एक समिति की सिफारिश के बिहाफ पर जो है वो स्थापित किया गया और था, और वो समिति थी क्रैफी कार्ड। एक क्रैफी कार्ड करके समिति थी। इसी समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की जो स्थापना है वो की गई थी। अब क्रैफी कार्ड क्या है? तो क्रैफिड कार्ड यानी कि कमेटी टू रिवाइव अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, आपको फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी, एब्रीवेशंस हर एक आपको याद करनी पड़ेगी। एक अलग से कॉपी क्या, एक अलग से एक पेज रख लीजिए 3-4, और उसमें जितनी भी बैंकिंग की एब्रीवेशंस आती है उसको लिखते चले जाइए, ताकि आप जब एग्जाम टाइम में आपको टाइम मिलेगा लास्ट टाइम पर आप एक साथ इनको रिवाइज कर सके। ठीक है, तो क्रैफिक कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? कमेटी टू रिवाइव अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की जो स्थापना है वो की गई थी, और उस समय इस समिति के जो हेड थे वो थे बी शिवरमन। कौन थे? बी शिवरमन इस कमेटी के जो है वो हेड थे। हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड मैं बता चुका हूं मुंबई में है, और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वो डॉक्टर जी आर चिंतला है। मार्च 31 तक, आज अप्रैल 1 हो गया, तो मार्च 31 तक 2022 इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर जी आर चिंतला ही हैं। अगर आज से 7-8 महीने या फिर 1 साल बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप थोड़ा क्लियर करते चले जाइएगा। ठीक है, जब इसको शुरू किया गया था तब इसकी ओपनिंग कैपिटल 100 करोड़ थी, और इसका जो 100% स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, 100% स्टेक किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सब्सिडीज के बारे में। अब पिछले जब हमने आरबीआई की सब्सिडीज पढ़ी थी तो एक कमेंट आया था कि सर सब्सिडीज क्या होती हैं? तो ऐसी कंपनियां जो किसी एक बड़ी कंपनी के अंडर काम करती हैं उन्हें सब्सिडीज बोलते हैं। देखिए, आरबीआई की सब्सिडीज थी डीआईसीजीसी, रैपिड, इफ्तास, ठीक है, बीआरबीएन, एमपीएल। इसी प्रकार से नाबार्ड की कुछ सब्सिडीज हैं, जैसे कि नेपकॉन्स, नेप वेंचर्स लिमिटेड, नेप फाइनेंस, नेप समृद्धि, नेप किसान एंड नेप फाउंडेशन। ये 6 जो है वो आरबीआई नाबार्ड की सब्सिडरीज है, जो कि सब्सिडरीज बोल लीजिए या फिर इसकी सहायक कंपनियां बोल लीजिए। ठीक है, एक ही बात है, सब्सिडरीज बोल लीजिए या फिर इसकी सहायक कंपनियां बोल लीजिए, एक ही बात है दोनों। तो सहायक कंपनियों से मुझे लगता है अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये इतना सा सिर्फ नाबार्ड का पार्ट रहता है। अब नाबार्ड के अंदर ही आरआरबीज आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ से अपना पूरा रीजनल रूरल बैंक का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। इसका जो स्टैब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना है वो गांधी जयंती पर की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। रीजनल रूरल बनाने के पीछे का लक्ष्य क्या था उसको समझते हैं। तो देखिए, पहले क्या होते थे, जो बैंक होते थे वो गाँव में और जो बैकवर्ड एरियाज है उनमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाते थे। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने लायक जनता नहीं थी, तो उनको प्रॉफिट नहीं होता था। देखिए, जनता तो थी, अब आपको भी पता है कि शहरी जनता, शहरी आबादी से ज्यादा भारत में गांव की आबादी है, रूरल आबादी ज्यादा है।
जनता तो थी, लेकिन मेन पॉइंट यही था कि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, और जहां पर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था वहां वो अपनी सर्विसेज क्यों दे। इसी वजह से जो बैकवर्ड एरियाज है, जो गांव के एरियाज है, उनमें बैंक की सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी, तो वो जो है वो पीछे रह रहे थे, बैकवर्ड हो रहे थे इसी वजह से। तो इसी वजह से रीजनल रूरल बैंक को शुरू किया गया। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो रूरल एरियाज है, जो गांव के एरियाज है, उनमें बैंकिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना। ठीक है। इसकी जो शुरुआत है वो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था नरसिम्हन समिति, और उसी की सिफारिश पर रीजनल रूरल बैंक की जो स्थापना है वो की गई थी। शुरुआत में 5 आरआरबीज को शुरू किया गया था। वो कौन कौन से थे? पहला था मुरादाबाद यूपी में, दूसरा गोरखपुर यूपी में, तीसरा भिवानी हरियाणा में, चौथा जयपुर राजस्थान में, और चौथा मालदा वेस्ट बंगाल में। और फर्स्ट रीजनल रूरल जो बैंक था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि अभी भी है। मुरादाबाद यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुरादाबाद यूपी में इसका हेडक्वार्टर है, प्रथमा ग्रामीण बैंक। ये अभी भी यूपी में है। तो ये फर्स्ट बैंक था जिसको कि आरआरबीज के रूप में शुरू किया गया था, और इसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक जो है वो इसका स्पॉन्सर बैंक था उस समय। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आरआरबीज की शेयर कैपिटल की, कि इसकी जो कैपिटल है वो कैसे डिवाइड होती है। यानी कि आरआरबीज की हर एक, कोई भी कंपनी ले, कोई भी बैंक ले, उसकी कैपिटल कितनी होती है? 100% होती है। अब 100% में जो 50% कैपिटल है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, 15% स्टेट गवर्नमेंट की है, और 35% स्पॉन्सर बैंक की है। ये इसमें से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि आरआरबीज में स्पॉन्सर बैंक की कैपिटल कितना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपिटल कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल कितना है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आरआरबीज की शेयर कैपिटल्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपिटल 50% है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% है, और स्पॉन्सर बैंक का 35% है। ठीक है। टोटल आरआरबीज अब तक इंडिया में कितने हैं? 43 है। ठीक है। मार्च 2022 तक 43 है। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हर एक स्टेट में सिर्फ एक ही आरआरबी हो। अगर ऐसा होता है तो 28 to 29 आरआरबीज जो है वो रह जाएगी। इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अगर हम मान के चले तो 43 आरआरबीज जो है वो प्रेजेंट में है इंडिया में। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या क्लियर हो गया? यहाँ से हमारा नाबार्ड क्लियर हो गया है पूरा का पूरा, और यहाँ से हमारा आरआरबीज भी क्लियर हो गए हैं। अब हमारा बचता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि पीएसएल। मैंने पहले भी बताया था कि मैं कुछ भी कचरा आपको नहीं करवाने वाला हूँ। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो छोटा छोटा है। ठीक है, इतना ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करने हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो करंट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, और करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप तभी समझ पाएंगे जब आपके बेसिक क्लियर होंगे। तो मैं आपको बेसिक क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब हम पढ़ते हैं पीएसएल के बारे में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में। पीएसएल है क्या? प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग है वो है क्या, ये समझते हैं। नाम देखिए, प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिक, सेक्टर लैंडिंग, ऐसे सेक्टर जिनको प्रायोरिटी दी गई है, जिनको प्राथमिकता दी गई है। अब हम क्या करते हैं, दिन का हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल बनाते हैं। अब पूरे दिन में हमें क्या करना है? एज ए स्टूडेंट हमें खाना खाना है। ठीक है, हमें स्टडी करनी है, हमें खाना खाना है, हमें स्टडी करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें रेस्ट करना है, थोड़ा वॉक करना है यानी कि थोड़ा घूमने जाना है, गेम्स वगैरह खेलनी है। ठीक है, और क्या करना है? स्लीप करना है यानी कि सोना है। तो ये हमारा पूरे दिन का स्केड्यूल रहता है, ये हमारे पूरे दिन की टू डू लिस्ट रहती है। अब हम सबसे पहले किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें से क्या है? एज ए स्टूडेंट स्टडी। ठीक है, तो एक नंबर पर हम किसे रखेंगे? इससे रखेंगे स्टडी को, कि हमें पहले स्टडी करनी है कुछ भी हो जाए। दूसरे नंबर पर हमें खाना खाना है। तीसरे नंबर पर सोना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सोना है। उसके बाद रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर पर ये हो गया। और घूमने तो कभी कभी जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, और गेम्स वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज ए स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, यानी कि स्टडी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इसी प्रकार से इंडिया में कुछ ऐसे सेक्टर्स बांटे गए हैं जिनको की प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? वो 8 सेक्टर्स है। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, एमएसएमई, एग्रीकल्चर और अदर्स। ये 8 सेक्टर्स हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की लिस्ट में आते हैं। ठीक है,
अब ये 8 सेक्टर ऐसे तो याद होंगे नहीं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। तो इसकी मेरे पास एक ट्रिक भी है जिसे आप अपना सकते हैं। मेरी ना एक जीएफ है जिसका नाम क्या है, सीमा, और वो मेरे ही बैंक में एचआर डिपार्टमेंट में है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है, एचआर सीमा। ठीक है नहीं, सीरियस मत लेना। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है, एचआर सीमा। अब एच से क्या हो गया, हाउसिंग, आर से रिन्यूएबल एनर्जी, एस से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई से एक्सपोर्ट, ई से एजुकेशन, एम से एमएसएमई, एग्रीकल्चर, और लास्ट में बच गया अदर्स। ठीक है, तो यहां से आपके ये जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आगे आता है पीएसएल टारगेट। अब हर एक सेक्टर के लिए, हर एक बैंक के लिए एक अलग से पीएसएल टारगेट रखा गया है। उस टारगेट को अचीव करना बैंक के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, कितना है आइए जानते हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, अब कौन कौन से हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ये 3 प्रकार के बैंक कौन कौन से होते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं। इनमें जो पीएसएल टारगेट है वो है 40%। अब हर एक सेक्टर के लिए कितना कितना टारगेट है अलग से वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले बेसिक देख लेते हैं। उसके अलावा आरआरबीज के लिए सेक्टर के कितना टारगेट है, 75%। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितना है, 75%। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कितना है, 75%। सिर्फ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए 40% है, बाकी जितने भी आते हैं उन सभी के लिए 75% है, ये याद रखिए। अब अलग अलग देखते हैं सबको। ठीक है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, इसके लिए टारगेट कितना था, 40%। अब इस 40% को भी अलग अलग से डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि उस 40% में से 18% फार्मर्स को देना होगा अपने लोन का। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं बता दूं कि अगर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, लोन्स देते हैं, तो उन लोन्स का 40% उनको कंपलसरी है कि वो इन फील्ड में, इन सेक्टर्स में दे। बाकी का जो 60% बच गया वो कहीं भी दे सकते हैं, वो इनकी सिरदर्दी नहीं है, वो बैंक्स की सिरदर्दी है। लेकिन ये जो 40% लोन का हिस्सा है या फिर 40% सर्विसेज का हिस्सा है, वो इन सेक्टर में देना अनिवार्य होगा। तो पीएसएल टारगेट कितना है, 40%। उस 40% में भी 18% किसको मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा। 18 फार्मर में भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को 10%, और जितने भी अदर फार्मर्स बचते हैं उनको 8%। एमएसएमई को 7.5%, एडवांसेज और वीकर सेक्शन में 12%, और जितनी भी ऑल पीएसएल टारगेट कैटेगरी बाकी बच जाती है उनमें बाकी बचा हुआ 2.5%। अब एक टेबल के माध्यम से समझाऊंगा, एक बार आप देखते जाइए इसको। दूसरा आपका आता है रीजनल रूरल बैंक, इसमें पीएसएल टारगेट कितना है, 75%। अब सारा 75% ही होगा। अब इस 75% में से फार्मर के लिए तो 18% ही है, वही सेम स्मॉल एंड मार्जिनल के लिए 10% और अदर्स के लिए 8%। इसके अलावा माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% सेम, वीकर सेक्शन के लिए 15%, और ऑल पीएसएल कैटेगरी जितनी बच गई उनके लिए 4.5%। एक बात आप याद रखिए चलिएगा, रीजनल रूरल बैंक में नोट करके चलिएगा, नोट लगा के लिख लीजिए बड़ा सा, कि रीजनल रूरल बैंक में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 8 नहीं बल्कि 7 होते हैं। टोटल पीएसएल टारगेट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के सेक्टर कितने हैं, 8। लेकिन आरआरबीज के केस में ये 7 ही होते हैं। कौन सा एक नहीं होता, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को फंडिंग आरआरबीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आरआरबीज के केस में पीएसएल सेक्टर कितने हैं, तो वो है 7, और वैसे कितने हैं, तो 8। अब बचते हैं हमारा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ये तो हमारा हो गया था। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये मैं हटाना भूल गया, इसको मैं हटा दूंगा। यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, टाइपिंग मिस्टेक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में पीएसएल टारगेट कितना है, 75%। सेम 18% फार्मर को जाएगा, माइक्रो एंटरप्राइजेस को 7.5%, वीकर सेक्शन को 12%, और जितनी भी ऑल पीएसएल कैटेगरी बच गई उनको 37.5%। ठीक है, और लास्ट बचता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके लिए पीएसएल टारगेट 75%, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5, वीकर सेक्शन के लिए 12, और बाकी बचा हुआ 55.5% ऑल कैटेगरीज के लिए। इसमें फार्मर को नहीं दिया जाता है। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। और अब देखिए, जो मैंने आपको बताया ये सारा बताया, 75%, 40%, 18%, किसका 18%? क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि सर आप ये तो बोल रहे हैं कि इसका 75%, इसका 40%, इसका 10%, लेकिन किसका?
तो ये होता है एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट का, किसका, ANBC का, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट का। इसको बाद में समझते हैं, पहले टेबल दिखाता हूँ। इस टेबल से आपको इजीली समझ आएगा। ये सारे के सारे सेक्टर दिए गए हैं, जैसे कि ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ये RRBs है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है। इसमें टोटल टारगेट कितना है, इनमें 40% है, बाकी में कितना है, 75% है। याद रखिएगा, फार्मर में सबके लिए 18% है, सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं है। बाकी सबके लिए कितना है, 18%। माइक्रो इंटरप्राइजेस का एक याद रखिए, 7.5%, सबका 7.5% ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। आसानी से समझ आ गया। वीकर सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ RRBs में 15% है, बाकी सब में 12% है, और बाकी तो बच गया जो आपका देख लीजिए। ऐसे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 2.5% बचा है, इसमें 34.5%, इसमें 37.5% और इसमें 55.5% बचा है। तो यहाँ से आपका इस टेबल से पूरा का पूरा PSL का जो कंट्रीब्यूशन है अलग अलग, वो डिवाइडेशन है, वो पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं ANBC का, यानी कि एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट का। ANBC क्या होता है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे जो बैंक का बैलेंस बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ANBC बोलते हैं, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका 40% इन, या फिर इसका 75% इन सेक्टर्स में उनको देना पड़ता है। क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया कि जो मैं 75%, 40% बोल रहा था इतनी देर से, वो किसका होता है। ठीक है गाइस, ठीक, चलिए अब आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट आते हैं। एक सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। अब वो सर्टिफिकेट क्या है, ये जो ये मत याद रखिए क्या है, ये याद रखिए कि ये जो सर्टिफिकेट है वो क्वार्टरली दिया जाता है, यानी कि हर 3 माह में एक बार रिलीज किया जाता है, और इसकी जो वैलिडेशन है वो 31 मार्च होती है। 4 कैटेगरीज में ये दिया जाता है, PSL एग्रीकल्चर, दूसरा PSL स्मॉल फार्मर मार्जिनल, फिर PSL माइक्रो इंटरप्राइजेस, और चौथा है PSL जर्नल फॉर ओवरऑल कैटेगरीज के लिए। ये 4 सर्टिफिकेट इसमें दिए जाते हैं। अब आपका लास्ट बचता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई बैंक PSL टारगेट को अचीव न करे तो उस पर क्या जुर्माना लगता है। मान लीजिए कोई भी एक बैंक है, SBI मान के चलते हैं, SBI के लिए PSL टारगेट कितना है, 40%। अब SBI अपना 40% अगर पूरा नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पढ़िए। अगर किसी बैंक का PSL टारगेट 40% है एग्जाम्पल, और वह इसका केवल 32% ही हासिल कर पाता है, तो बाकी बचा हुआ 8% उसे नाबार्ड के RIDF फंड में जमा कराना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। RIDF क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब देखिए SBI का 40% है, SBI ने मान लीजिए 32% ही इसका पूरा किया, 32% क्या किया है, इसका पूरा किया, कितना रह गया, 8% रह गया। अब ये 8% इसका कहाँ चला जाएगा, RIDF फंड में चला जाएगा। तो आप बोलेंगे इससे बैंक को क्या लॉस हुआ, इससे बैंक को लॉस ये हुआ कि ये जो 8% है ये लॉन्ग टर्म के लिए RIDF में जमा हो जाएगा और इस पर कोई भी इंटरेस्ट इसको नहीं मिलेगा। तो बैंक को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर यही 8% इसने पब्लिक में बांट दिया होता, यानी कि अलग अलग सेक्टर में बांट दिया होता, तो वहां से इसको क्या आता, इंटरेस्ट आता, और उसी इंटरेस्ट से बैंक को क्या होता, बेनिफिट होता। लेकिन अब जबकि इसने 8% नहीं बांटा है, तो ये जो 8% है वो कहाँ चला गया, RIDF फंड में चला गया, जहां से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला और बैंक को क्या हुआ, इससे लॉस हुआ। तो ये होता है अगर PSL टारगेट कोई भी बैंक अचीव नहीं करता है तो। बस इतना था PSL टारगेट। ऐसे ही एक हवा बना रखा है कि PSL समझ में नहीं आता, इतना इजीली मैंने समझा दिया। होपफुली समझ में आया होगा, नाबार्ड भी आपको समझ में आया होगा, RRBs भी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, PSL भी अच्छे से समझ आया होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कौन कौन से सेक्टर होते हैं, HR सीमा याद रखिए, मेरी GF, ठीक है, जो कि HR डिपार्टमेंट में है, ठीक है, और अदर्स के साथ भी उसका चक्कर है, सॉरी, ठीक है। तो इससे आपके जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किन किन को समझ में आ गया और वीडियो कैसी लगी। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आगे आते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।